में बहुत मजे से जीते हो ना तुम। एक एक कैबिनेट मंत्री को हराऊंगी, एक एक कैबिनेट मंत्री को। कोई काम नहीं करता और सरकार बदली होगी, सरकार को पलटने का कार्य करता है। एनजीटी इन्हीं का, पॉल्यूशन इन्हीं का, सीबीआई इन्हीं का, ईडी सब कुछ इनका, सरकार इनकी। तो जिसका पैसा मिलेगा उसको परमिशन, जिसको नहीं मिलेगा उसको कुछ। पैसा पैसा पैसा, बस सब पैसा। सरकार तथ्यों के आधार पर बोला कर, कुछ पता तो होता नहीं तेरे को। बस त्रिवेंद्र सिंह का बुखार चढ़ा हुआ, उसको त्रिवेंद्र सिंह के खिलाफ बोलना है बस। उसको अभी दिल्ली में सुगबुगाहट चल रही है कि त्रिवेंद्र सिंह रावत जी सीएम बनने वाले। सब गलत हो रहा है इस उत्तराखंड राज्य में, कोई बोलने वाला नहीं है। मैं बोलूंगी, मेरा जो उखाड़ना है तुम उखाड़। आप देख रहे हैं लगातार आपको जन मुद्दे, जन समस्याएं आपको दिखाते हैं, लेकिन उत्तराखंड देवों की भूमि, देवभूमि उत्तराखंड के नाम जाना जाता है। और उस उत्तराखंड में आज के समय में प्राकृतिक आपदा ऐसी आई हुई है कि जगह जगह बादल फटने की सूचनाएं, भूस्खलन की सूचनाएं, जो पहाड़ी है वो धधक रही है, खिसक रही है। लेकिन जैसे लैंडस्लाइड पहले होती थी वो बहुत कम दिखाई देती, लेकिन अब जो बादल फटने वाली स्थिति आ रही है बरसात के मौसम में, जो पहाड़ी खिसक रही है, उससे बड़ी ही गंभीर स्थिति देखी जा रही है पहाड़ों के अंदर। क्योंकि पहाड़ों में अगर बात करें तो दूर दराज से ही पर्यटन आते हैं पहाड़ों में घूमने के लिए, जिससे कि उनको एक अच्छा वातावरण मिल सके, अच्छा पर्यटन मिल सके। लेकिन उसको देखते हुए भी अब वो पर्यटन भी अपने जो गाड़ियों की रफ्तार है वो थाम कर बैठ गए हैं, क्योंकि जो उत्तराखंड की पहाड़ियाँ है वो धधक रही है और खिसक रही है। और फिलहाल आपने देखा ही है कि जैसे कि उत्तरकाशी के धराली में बादल फटा, चमोली के थराली में बादल फटा, और इस तरह की स्थिति वहाँ पर उत्पन्न हो गई कि काफ़ी लोगों की जान जा चुकी है। लेकिन सरकार उस पर क्या कर रही है और जो विपक्ष है वो उस पर क्या कर रहा है वो भी लगातार आप देख ही रहे हैं। लेकिन अगर हम बात करें तो उत्तराखंड की बेटी कही जाती है बेबाक बोलने वाली भावना पांडे आज इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, और उनसे हम सीधे सवाल करने वाले हैं उत्तराखंड को लेकर। क्योंकि उत्तराखंड जो राज्य है वो छोटा सा राज्य है और बड़ा आंदोलन करके उस उत्तराखंड को बनाया गया था। मैंने सबसे पहले आपका स्वागत है वार्ता में। धन्यवाद। जानना चाहेंगे जिस तरह से आज के समय में, क्योंकि अब देखा जाए तो 25 साल का उत्तराखंड हो चुका है, 25 सालों में इस तरह की मतलब कि प्राकृतिक आपदाएं आई 2013 में अगर देखें, 2023 में अगर देखें, लेकिन अब 2025 में उत्तरकाशी के धराली में और चमोली के थराली में बादल फटने से बड़ी गंभीर स्थिति देखी जा रही है। सरकार का ध्यान कहाँ है, क्या कहेंगे इन पहाड़ियों को लेकर आप? देखिए, आपदाएं तो फिर जब से उत्तराखंड राज्य बना लगातार आपदाएं तो आ ही रही है। पहले भी आती थी, पहले इतना उर्द खुर्द पहाड़ों को नहीं किया गया था और विकास के नाम पर पहाड़ को छला नहीं किया था। आज पहाड़ काट काट के आप पहाड़ों को कमज़ोर कर रहे हैं। पहाड़ ऊपर से सारे आप देखो, चलती फिरती गाड़ियाँ वो जा रही हैं, दब जा रही हैं, मलबा गिर रहा है। और दूसरा कारण है अवैध खनन। अवैध खनन से जो नदियों में इन्होंने चीर दी, नदियाँ 50-50, 100-100 फुट मशीनें लगा के गड्ढे कर दिए, उसका भी एक कारण है। और बादल तो हमेशा पहले भी फटते थे और पहले भी बिजली कड़कती, कोई नया नहीं फट रहे हैं। मगर जो अभी दूसरा कारण आपदा में आने का कि जो इन्होंने 0 मीटर पर पहाड़ों पे इतना लोड दे दिया है, पहाड़ों को इतना ज़मीन को सहने की क्षमता नहीं है। आपने होटल बना दिए, आप इसीलिए तो गिर रहे पहाड़ कमज़ोर हो गए हैं। और क्या कहते हैं, 0 मीटर पे आप नदियों पे क्यों परमिशन दे रहे भाई? जब आपको 1 किलोमीटर 500 मीटर कम से कम दूरी होनी चाहिए नदियों से। पुराने लोग क्या बेवकूफ़ थे? पुराने लोग इतने समझदार थे, ऊंची जगहों में घर बनाते थे। आज ये उनके उल्टे हो गए, बिल्कुल नदी की जड़ पे बनाते हैं, मौत का न्योता ये दिलवाते हैं। फिर बाहर के लोगों को परमिशन देते हैं और नौकरी हमारे लोग करते हैं वहाँ पर, और अंत में बलि हमारे लोगों की चढ़नी है। तो ये बहुत गलत है। और ये आपदा जो है, प्राकृतिक आपदा तो है ही, नेता निर्मित अधिकारी निर्मित ज़्यादा है। आप कह रहे हैं आधिकारिक नेता निर्मित ज़्यादा है प्राकृतिक आपदा, इसको मान रहे हैं प्राकृतिक आपदा को नेता प्लस अधिकारी निर्मित ये आपदा हो गई है। अगर इस पर समय रहते सरकार या प्रशासन के अधिकारी ध्यान दे लिया होता कि भाई पहाड़ियों को कैसे बचाया जा सकता है, क्योंकि पहले पहाड़ियाँ बहुत मजबूत हुआ करती है, लेकिन जब से ये अवैध खनन का खेल चल रहा है उसको देखते नदी हुई या फिर पहाड़ हुए वो खोदे जा रहे हैं, खनन हो रहा है अवैध। उस पर अगर सरकार का कोई ध्यान नहीं है या प्रशासनिक अधिकारियों का ध्यान नहीं है, जो आपने सीधा सीधा बोला है कि ये प्राकृतिक आपदा नहीं, अधिकारी और सरकार नेता निर्मित आपदा को बता रहे हैं, तो क्या उनको ध्यान किस तरह देना चाहिए, क्या उनको संदेश देंगे आप?
नहीं, क्या संदेश दूंगी, कोई सुनता है क्या? ये तमाम जो है सर विधायक को छुल्ली छूट है। वो मसीह मैंने बड़कोट में आवाज़ उठाई, मैंने कुमाऊं में आवाज़ उठाई, मैंने हरिद्वार में आवाज़ उठाती हूँ, कुछ नहीं, सब चलता है। आप रात को, नहीं तो रात को 10 से लेकर 4 बजे तक पूरा फुल गाड़ियाँ चलती हैं। फुल को चाहे वो उन्हीं का MP उठा ले आवाज़, पार्लियामेंट तक खनन की आवाज़ उठी, किसी ने नहीं सुना, कोई फ़र्क नहीं पड़ा, क्योंकि ये प्रदेश हमारा पूरा ठेके पे चला गया है। खनन ठेका अलग, क्या कहते हैं, ज़मीनों का ठेका अलग, ट्रांसफ़र पोस्टिंग का ठेका अलग, हर चीज़ का ठेका, नौकरियों का ठेका अलग। तो ये ठेका प्रदेश हो गया है और सब चीज़ का ठेका। आज भू माफिया हावी हो गए, शराब माफिया हावी हो गए, खनन माफिया हावी हो गए, लड़कियां तमाम बाहर के लोग आके हमारे लड़कियों के साथ दुष्कर्म कर रहे हैं, छोटी छोटी नाबालिग लड़कियों को गर्भवती बना दे रहे हैं, किसी को मार दे रहे हैं। आप देखिए अंकिता भंडारी को अभी तक न्याय मिला तो वो भी आधा अधूरा मिला। तो जब तक कड़ा नियम कानून नहीं बनाया जाएगा, आप देखिए प्रमोटियों को तो कप्तान बनाता है IPS, वो जो अपने खास खास लोग हैं, चाहे वो प्रमोटी हों, सब बड़े बड़े जिलों के कप्तान हैं वो। तो ये बहुत बुरा हाल है। धामी सिस्टम मुझे समझ में नहीं आता। पहले एडिशनल DGP अभिनव को बना दिया था, IPS को बाहर कर दिया, अब जितने प्रमोटी कप्तान हैं सारे प्रमोटी कप्तान हैं। IPS और IAS को तो औकात पर रख दिया उसने। देखिए बड़ा सवाल और बेबाक बोलने वाली है कि लेकिन हम भी आपको बेबाक बता रहे हैं, UK भारत आपको बेबाक बता रहा है, क्योंकि बहुत से लोग क्या होते हैं कि दबाने का प्रयास करते हैं कि कोई वीडियो ना चले, लेकिन चौथा स्तंभ कहा जाता है मीडिया को, लेकिन चौथा स्तंभ का काम होता है किसी की समस्या हो, किसी का काम हो, किसी की आवाज़ हो, उसको उठाना। इस तरह से आपने सीधा सीधा कहा है कि धामी इस देश, इसी राज्य के मुखिया है, वो पूरी भली भांति इस प्रदेश को चला भी रहे हैं। अवैध खनन की जो बात आ रही है, क्योंकि अवैध खनन का तो खेल अभी 2-3 दिन से अगर देखें आप तो सोशल मीडिया पे बड़ा तेज़ी से चल रहा है। हरीश सिंह रावत ने कहा कि भाई मैं भी उस वक्त मंत्रिमंडल में था और जो है हमने 1 नंबर में FDI बनवाई थी 30 करोड़ रुपए की। उसके बाद 27 करोड़ का जिक्र आया। त्रिवेंद्र सिंह रावत जी प्रदेश के मुखिया थे, उन्होंने भी एक्सेप्ट किया है, तो उसको लेकर क्या कहेंगे आप? ऐसा वो तो नंबर 1 का पैसा चंदा था, ऐसे तो हजारों करोड़ का घोटाला होता है। आप देखिए ना, कम से कम पूरे प्रदेश में पट्टे आप नहीं देते, अवैध जो पट्टे चल रहे हैं, आज हरिद्वार में 2015 से लीगल पट्टे नहीं चल रहे हैं, क्रशर चल रहे हैं वहाँ 100। कैसे चल रहे हैं भाई? रात भर गाड़ियाँ चल रही है, ट्रक जा रहे, कैसे जा रहे हैं भाई? ऐसी पहाड़ों में आपने कौन से तुम्हारे पट्टे लीगल पट्टे हैं, जरा दिखाइए। आप कहते हो हमने बजट बढ़ा दिया, तुमने सब पेनल्टियों से बजट बढ़ाया है। पहले चोरी करवाओ, जो पैसे देगा उससे पेनल्टी लगा दो। तो ये सब गोलमाल है। आपने लेगा को प्रमोशन करके आप एक प्रमोटी खनन अधिकारी से डायरेक्टर बना देते हो। ये कहाँ का न्याय है भाई? कौन सा तुम काम कर रहे हो? किस चीज़ का धाकड़ दामी है, किस चीज़ का धामी का मैजिक है? सब गलत है, ये सब गलत हो रहा है इस उत्तराखंड राज्य में। कोई बोलने वाला नहीं है, मैं बोलूँगी मेरा जो उखाड़ना है तुम उखाड़ लो। खनन को आप बहुत बेहतरीन, बहुत अंदर तक जानते हैं खनन को, खनन का खेल होता क्या है। आज जैसे आपने ठेके की बात की कि उत्तराखंड में ऐसी ठेके पे जा रही है, खनन का जो रॉयल्टी कटती है वो भी ठेके पे चली गई है। देखिए, खनन का आप पूरे प्रदेश का एक आदमी को रॉयल्टी का ठेका दे रखा है। 180 रुपये आम जनता से चार्ज होता है, 80 रुपये सरकार के कोष में जमा होता है। 100 रुपये कहाँ जाता है? आप उसी को कैलकुलेट करिए, आपको अंदाज़ा लग जाएगा कितने करोड़ों का घोटाला है साल का। तो ये मेरे मुंह से कितना निकलवाओगे, इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ना है। और क्या कहते हैं, मैं तो बोलते रहूँगी। और जिस तरीके से अभी आपका एक वो विधायक रेपिस्ट आदमी बोल रहा था आपका खानपुर का कि भाई त्रिवेंद्र सिंह के टाइम पर 2000 करोड़ का घोटाला, उस बेवकूफ़ को बोलना चाहती हो कि 2000 करोड़ का घोटाला है ना, तो 800-900 करोड़ रुपये आ रहा है, 700-800। तो ये घोटाला ये भी कर रहे हैं फिर, जब 9 महीने में तू 2000 करोड़ का कह रहा है, खुद ही मुँह से कह रहा है, तो इस घोटाले में तू भी शामिल है फिर। जो अब घोटाला चल रहा है, उस समय तो 2000 करोड़ रुपये आ रहा था 9 महीने में, अब क्यों आ रहा है 700-800? तो इसका मतलब तू खुद ही मुँह से कह रहा है, तो 1300-1400 का भागीदार तू भी है। और खबरदार, तथ्यों के आधार पर बोला कर, कुछ पता तो होता नहीं तेरे को, बस त्रिवेंद्र सिंह का बुखार चढ़ा हुआ है, उसको त्रिवेंद्र सिंह के खिलाफ बोलना है बस। और उसको अभी दिल्ली में सुगबुगाहट चल रही है कि त्रिवेंद्र सिंह रावत जी CM बनने वाले हैं, तो अब उसको पता है वो उसका यहाँ से दाना पानी उठ जाएगा। तो इस चक्कर में त्रिवेंद्र सिंह रावत जी के पीछे पड़ा हुआ है, और गलत है ये। जहाँ तक वो शराब की बात करता है, शराब या तो हरीश रावत जी के टाइम पर फैक्ट्रियाँ बनी थी या धामी के टाइम पर बनी है। त्रिवेंद्र सिंह के टाइम पर कोई शराब फैक्ट्री नहीं बनी। उनका कहना यह है कि भाई
जो शराब की फैक्ट्रियाँ उत्तराखंड में लगी है वो भगवानों के नाम पर लगाई गई है, उनका आरोप ये था। देखो, कांग्रेस सरकार में काफ़ी सारी शराब की फैक्ट्रियाँ बनी, उसके बाद त्रिवेंद्र सिंह टाइम पे कोई नहीं बनी ये, और उसके बाद धामी टाइम पे बनी है। आप चेक करा लीजिए, ये तो खामखा फर्जी झूठ बोलता है, और आप मीडिया को भी बोलना चाहती हूँ इसके झूठी बात को मत बनाइए, कभी आप लोगों को भी मुकदमा बन जाएगा। मैडम ये है कि उनका कहना है कि जो फैक्ट्रियाँ लगी है ना उत्तराखंड के अंदर, शराब की जो फैक्ट्रियाँ लगी है, माल बाहर से आता है, पंजाब से आता है और यहाँ पर उसकी पैकिंग होती है, लेकिन जो फैक्ट्रियाँ लगी है उनके जो नाम है वो भगवानों के नाम पर रखे हुए हैं। हाँ, तो वो पैसे नहीं दे रहे होंगे इसको आजकल। तेरा जो शराब का पार्टनर है अनूर तोमर, वो तो तेरा पार्टनर है। जो तूने मुजफ्फरनगर में पैसे गिनवाता है वो कौन है? तू ज़्यादा फालतू मत बोल। तू तेरा एक एक चीज़ पता है मुझे। और सुन ले मेरी बात, जो फिरोज शाह रोड में जिस लड़की ने तेरा मकान कब्जा किया ना, वो लड़की भी मेरे पास आ चुकी है। अब वो भी बहुत जल्दी तेरे वीडियो खुलासा करने वाली है। अभी एक लड़की ने इसका मकान कब्जा कर लिया फिरोज शाह रोड पे। इसका मकान था उमेश का, एक लेडी है और उसने कब्जा ही कर लिया इसका मकान, और वो भी एक वीडियो आने वाला है, वो भी बहुत जल्दी मार्केट में आएगा। आपदा पर हम बात कर रहे थे, आपदा की हम बात करें तो उत्तराखंड सरकार ने आपदा पीड़ित लोगों के लिए क्या किया है और आपने क्या किया है, थोड़ा सा वो भी बता दीजिए। तो देखिए, अभी मैंने कुछ नहीं किया, मैंने अनाउंस किया है। जब मैं रास्ते अभी जाने दे रहे नहीं ये लोग, रास्ते भी टूटे हुए हैं, और जिस दिन सितंबर के महीने में 15 तारीख के बाद जब मैं एमपी से वापस आऊँगी, मैं जाऊँगी, जो भी मेरे लायक बनेगा, मैं 100 परिवारों के लिए मैंने घोषणा की है, 11,000 पर परिवार, वो मैं देने जाऊँगी और अवश्य दूँगी। कैनाल किनारे बहुत सारे होम स्टे बनाए जा रहे हैं, बाहर के लोग आ रहे हैं, बना रहे हैं होम स्टे के लिए कि जो लोग आते हैं पर्यटन, वहाँ पर उनको रुकने का, ठहरने का हो जाए। लेकिन अगर बात करें एनजीटी की, एनजीटी के नियमों के अनुसार किसी भी नदी किनारे या नहर किनारे 250 मीटर के दायरे में ऐसी चीज़ें बननी चाहिए। तो क्या माना जाए, जो विभाग इन्होंने बनाए गए हैं, चाहे उसमें एचआरडी हो या फिर उत्तराखंड सरकार की हम बात करते हैं, वो उन पर रोक क्यों नहीं लगाती है जब एनजीटी का नियम है? तो सब पैसा पैसा पैसा, बस सब पैसा चलता है और कुछ नहीं। कैसे बनते हैं ये? आप 100 मीटर पे 500 मीटर, कोई तो माने इन्हीं के मानक होते हैं, इन्हीं की एनजीटी, इन्हीं का पॉल्यूशन, इन्हीं का सीबीआई, इन्हीं का ईडी, सब कुछ इनका, सरकार इनकी। तो जिसका पैसा मिलेगा उसको परमिशन, जिसको नहीं मिलेगा उसको कुछ नहीं मिलेगा। उत्तराखंड की बेटी भावना पांडे अब आगे क्या करने वाली है? 2027 का चुनाव आ रहा है। इनकी जड़ों में मट्ठा डालूंगी, इनको हराने का प्रयास करूंगी। जितने बेड बहुत मज़े से जीते हो ना तुम, एक एक कैबिनेट मंत्री को हराऊंगी, एक एक कैबिनेट मंत्री को। कोई काम नहीं करता, और सरकार बदली होगी, सरकार को पलटने का कार्य करूंगी। केवल हराने का काम करोगे या जीतने का भी काम करोगे किसी विधानसभा से? नहीं, मैं नहीं लड़ूंगी, मुझे चुनाव नहीं लड़ोगे? तो भाई देखिए, भावना पांडे जी हमारे साथ मौजूद थी, जो बेबाक बोली, जो उन्होंने अपनी बात यूके भारत के माध्यम से रखी है, उसको आप किस तरह से देखते हैं अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। और जो उन्होंने आरोप लगाए हैं, हो सकता है उनके पास तथ्य भी हो, और जिस तरह से जो प्राकृतिक आपदा है जो उन्होंने बताया है उसको आप कैसे देखते हैं, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में अवश्य दीजिएगा। धन्यवाद।